सुबह का जो पहर रहता है जी, उसमें कुछ ऐसे हार्मोन्स या जो हमारे मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस मॉर्निंग में ज़्यादा होते हैं। निश्चित रूप से ये प्रूवन फैक्ट है साइंटिफिक। अच्छा, जो भी एक्सट्रीम डाइटिंग प्लान है वो तो सही नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के लिए और हार्ट हेल्थ के लिए भी डिलीटेरियस है, मतलब नुकसानदायक है। बट जो ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट्स हैं, जो कंप्रोमाइज्ड है जिनका हार्ट, उन लोगों को एक्सट्रीम कोल्ड जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। यदि आपको मॉर्निंग में घूमने जाना ही है तो जो वेदर थोड़ा सा और वार्म हो जाए या सनलाइट आ जाए जी, और विद प्रॉपर वार्म क्लोथिंग्स। मेनोपॉज तक नेचर ने उनको प्रोटेक्शन दिया है, जो उनके हार्मोन्स रहते हैं जी, वो उनको कुछ हद तक प्रोटेक्ट करते हैं हार्ट अटैक से। बट मेनोपॉज के बाद उनका जो हार्मोनल मिल्यू रहता है वो ऑलमोस्ट सेम मेल जैसा हो जाता है, जो साइक्लिक चेंजेस में होते हैं वो कम हो जाते हैं जी, तो धीरे धीरे मेनोपॉज के बाद उनका जो हार्ट अटैक का रिस्क है इट अप्रोचेस टू मेन। ये हार्ट अटैक हुआ है या एंजियोप्लास्टी आई है या हार्ट हुआ है या बाईपास हुआ है या हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई है, वो भी पुरुषों में या मतलब फादर में 45 साल के पहले और मदर में 50 साल के पहले, तो ये ज़्यादा डेंजरस फैमिली हिस्ट्री है। डॉक्टर अखिलेश, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत शो पर आने के लिए। थैंक यू। जब भी दिल की बात आती है सर तो लोग बड़े घबरा से जाते हैं। यूँ तो दिल का मामला बड़ा वैसे ही पेचीदा होता है, प्यार मोहब्बत में देखा जाए तो लेकिन अगर किसी के परिवार में किसी को कहा जाए कि इसको दिल की प्रॉब्लम है या हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है तो रातों की नींद वैसे ही उड़ जाती है। बराबर। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि रातों में भी या नींद में हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, कितना सही है? जैसे बाकी बीमारियों में भी डायरनल वेरिएशन होता है, सिमिलरली हार्ट अटैक के केसेस में भी डायरनल वेरिएशन का मतलब है कि 24 आवर की जो हमारी सर्केडियन रिदम रहती है, जी, तो यूजुअली लिटरेचर ये कहता है, रिसर्च ये कहती है कि जो नॉट एग्जैक्टली नाइट में बट जो मॉर्निंग आवर्स रहते हैं, रात्रि के सुबह का जो पहर रहता है जी, उसमें कुछ ऐसे हार्मोन्स या जो हमारे मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस मॉर्निंग में ज़्यादा होते हैं। निश्चित रूप से ये प्रूवन फैक्ट है साइंटिफिकली। अच्छा, पर रात का ऐसा कुछ नहीं है? नॉट मिडनाइट, अर्ली मॉर्निंग आवर्स। अर्ली मॉर्निंग आवर्स। Yes. ओके, और ये टाइम क्या होता होगा जनरली? मे बी अराउंड 4 to 5, 6 to somewhere 4 to 7 AM। तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए कहा गया है कि जल्दी जाग जाओ तो बेहतर है। मे बी। अच्छा सर, हम लोगों ने कई बार ये देखा है कि महिलाएं जो घर की पूजा पाठ या इस तरह के धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए पीरियड्स को डिले करने वाली जो टैबलेट्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, उसको लेती हैं। और कहीं सुना है कि इसके चलते भी हार्ट अटैक का या दिल की बीमारियों का खतरा होता है, सही है ये? मुझे नहीं लगता ये सही है। ये बेसिकली वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है जो कि ठीक है। नॉर्मल जो उनकी क्लॉक रहती है यदि डिस्टर्ब है तो उसके लिए, तो इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि इस तरह से कोई हार्ट अटैक के रिस्क इससे जी, बढ़ती है। तो उससे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है? जी नहीं। ओके। अभी रिसेंटली हम लोगों ने बहुत सारे जब से इंस्टाग्राम और यूट्यूब बड़े पॉपुलर हुए हैं तो इस पे वीडियोस की बाढ़ आ जाती है। ऐसे में अभी एक रिसेंट सेलिब्रिटी का हार्ट अटैक से चले जाना एक बहुत बड़ा न्यूज़ बन गया, शेफाली ज़रीवाला। उनके बारे में ये भी पता चला कि उनके घर में कोई पूजा थी जिसके चलते उन्होंने दिन भर कोई खाना नहीं खाया और उसके बाद फिर उनकी जो बाकी भी मेडिसिन चल रही थी वो शायद नहीं ले पाई और इसके चलते उनको हार्ट अटैक आया। क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग भी एक रीज़न हो सकता है हार्ट अटैक का? देखिए, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन इस तरह की आती है, जी, जो जब कोई सेलिब्रिटी चला जाता है या कोई इंसिडेंस हो जाता है जी, तो बहुत सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन रहती है। हमको उसकी कोई डेफिनेट मेडिकल हिस्ट्री, क्या उसको मेडिकल डिसीजेस थी, क्या उनके ट्रीटमेंट चल रहे थे, ये कुछ क्या नहीं उनके पता डाइट होता है। प्लान चल रहे थे, कुछ नहीं हमको मालूम होता है। हाँ। हमको बस हवाई चीज़ें पता होती है कि हाँ वो डाइटिंग पे थी, उसकी वजह से ऐसा हो गया। हो सकता है उनको डायबिटीज़ हो सकता है उनको और कोई क्रोनिक डिसीज़ हो सकता है। सो उस एक सिंगल इंसिडेंस के बेस पे ये कुछ प्रिडिक्ट कर पाना या वर्डिक्ट दे पाना कि क्या हुआ होगा, इट्स नॉट राइट। बट जो भी एक्सट्रीम डाइटिंग प्लान है वो तो सही नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के लिए और हार्ट हेल्थ के लिए भी डिलीटेरियस है, मतलब नुकसानदायक है।
जैसे एक्सट्रीम डाइट प्लान से कि क्या कीटो मतलब डाइट्स आपका? करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फास्टिंग कर लिया। सो आपको डाइट प्लान वो अडेप्ट करना चाहिए जो आप लंबे समय तक विदाउट डिस्कम्फर्ट उसको फॉलो कर सके। हाँ, राइट। इनफैक्ट आजकल अलग अलग तरह के फ्रूट्स खाने की भी सलाह दी जाती है कि ड्रैगन फ्रूट खा लो, ब्रोकली खा लो। ब्रोकली तो अभी अभी बनाई गई है, ईजाद की हुई चीज़ है ये तो, कोई प्रकृति ने तो दी नहीं थी। लेकिन ऐसा भी सुनते हैं कि जिस रीजन में आप रहते हैं वहाँ का फ्रूट खाएं और जिस सीजन का है उसका फ्रूट खाएं। एग्जैक्टली। सो मैं मेरे पेशेंट्स को जो रहते हैं वही सलाह देता हूँ जी कि आप जिस टाइम जोन में हैं जी। या जो जो समय में आप हैं उस समय जो भी उस समय की जो मौसम की जो फल हैं, जो सब्जियां हैं, जी वो आप लीजिए। सारे फल आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। फल, सब्जियां, स्पेशली फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। हम्म, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं सिट्रस फैमिली के जिनमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, ओके। तो कुछ किडनी के पेशेंट्स को वो लोग स्पेसिफिकली उनको मना करते हैं लेने के लिए। प्लीज़ नाम बता दीजिए उनके। सिट्रस फ्रूट जैसे संतरा हुआ, मौसम्बी हुआ, नींबू हुआ, मतलब जिनमें इनमें पोटेशियम ज़्यादा रहता है। जी। केला। तो यदि किडनी के कोई पेशेंट किडनी का पेशेंट है जिसमें ऑलरेडी पोटेशियम ज़्यादा है, तो उसमें उन लोगों को मना किया अवॉइड जाता किया है। जाता है। अदरवाइज हार्ट के हिसाब से या हार्ट हेल्थ के लिए सारे फ्रूट्स, सारे वेजिटेबल्स, स्पेशली नॉन प्रिजर्व्ड जिसमें कि केमिकल्स यूज ना किए गए हों, वो आपके लिए अच्छे हैं। जी। क्या काजू दिल के लिए अच्छा नहीं है? ऐसा नहीं है। जब हम लोगों से कोई पूछता है कि ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं क्या, जी तो यूजुअली जो मेरी रिकमेंडेशन या मैक्सिमम लोगों की रिकमेंडेशन रहती है कि हाँ 4-5 बादाम, 1-2 अखरोट आप ले सकते हैं। इनमें जी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है ज़्यादा, जी। तो ये फ़ायदा करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि काजू नुकसान करता है। काजू में थोड़ा सा कार्ब्स है, बट सारे ड्राई फ्रूट्स आप एक लिमिटेड मात्रा में ले सकते हैं। कोई भी ऐसा हार्ट के लिए नुकसानदायक नहीं है। अब आप दिन भर काजू ही खाने बैठ जाएंगे तो वो नुकसानदायक है। ठीक है, बिना कारण डराया जाता है काजू के नाम से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बेचारे कई लोगों ने काजू कतली इस बार दिवाली पर इसलिए नहीं भी खाई। सो काजू कतली में शुगर है, आप ये समझिए कि शुगर शुगर इम्पोर्टेंट नुकसानदायक है, काजू है। नुकसानदायक नहीं है। हाँ, शुगर का खतरा कितना हार्ट से जोड़ा जाए अगर? जो भी आप एक्स्ट्रा शुगर लेंगे, आप दिन भर में जो भी खा रहे हैं, जी। मैं उसको ऐसे समझता हूँ, तो जितना आपका जितनी कैलोरी आपने बर्न कर ली वो आपकी यूटिलाइज होगी। जो एक्स्ट्रा बचा वो आपका फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फैट, कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट के लिए नुकसानदायक है। इसलिए हम लोग एक साथ बोलते हैं कि भाई तेल, घी और शक्कर ये आपके लिए नुकसानदायक है। इसको कम से कम मात्रा में लीजिए। जी जी। आजकल बहुत सोशल मीडिया ट्रेंड्स के चलते हम लोग बड़े फैसिनेट हो जाते हैं कि किसी सेलिब्रिटी ने किया तो उसको फॉलो कीजिए। एक ट्रेंड चलता है कि आप कॉफ़ी के अंदर घी डालें और उसको फिर पिए। कितना ठीक है ये? आई डोंट नो, ये तो मैंने भी नहीं सुना, पहली बार आपसे ही सुन रहा हूँ। जी। बट ऐसा कोई ना तो मैंने इसके फायदे के बारे में सुना है, ना कुछ नुकसान के बारे में सुना है। कॉफ़ी, कैफीन कई कंडीशंस में हम लोग मना करते हैं। किसी को अरिदमिया है, ज़्यादा एक्टोपिक एक्टिविटी है, तो उसमें ज़्यादा कैफीन लेने से लिए मना करते हैं। जी। और घी तो अपने आप में नुकसानदायक है ही, जितना कम से कम लें। अब ऐसा कोई कॉम्बिनेशन लोग रिकमेंड कर रहे हैं, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। ऐसा मतलब फ़ायदा का तो कोई संभावना ही नहीं है इस तरह की। ठीक है। अच्छा, आपने घी की बात करी, घी तो खतरनाक है ही। कुछ लोग कहते हैं घी में बना खाना फिर भी ठीक है बजाय कि तेल के। खतरनाक नहीं है, घी में भी फैट है, तेल में भी फैट है, दोनों में। तो जब कोई मेरे से पूछता है कि सब कौन सा तेल लूं या घी खाऊं, तो मैं यही बोलता हूं कि जो भी लें कम मात्रा में लें। सब में तेल मतलब फैट ही है वो, या घी मतलब फैट ही है, तो आपको कम मात्रा में लेना है। ठीक है। तो पहली बात ध्यान रखना है कि जितना कम से कम मात्रा में आप ले सकें। सो बेसिकली मैं क्या रिकमेंड करता हूँ कि आपकी जैसे 4 लोगों की फैमिली है, 5 लोगों की फैमिली है, जो भी फिक्स है, तो आप कैलकुलेट करिए कि आपके मंथ में कितना ऑयल कंज्यूम करते हैं और उसको कम करने की कोशिश करिए। तो आपको ऑटोमेटिकली आपका पर हेड कंजम्पशन कम हो जाएगा। दूसरी चीज, फैट के बारे में ऐसा है, चाहे घी हो या तेल हो, जितनी बार आप उसको मल्टीपल टाइम्स बॉयल करेंगे जी, उतना ज्यादा वो आपके हार्ट के लिए खराब होता जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रांस फैटी एसिड्स। तो वो अवॉइड करने, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई समोसा खाना है तो घर का खा लो। क्योंकि बाहर जो कढ़ाई में तेल डाला रहता है वो दिन भर आपका गर्म होता रहता है, तो उसमें वो उसकी क्वालिटी और खराब होती जाती है। जी जी जी।
राइट। जैसे कि अलग अलग तरह के तेल आते हैं, आपने तेल की बात की इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि पीनट ऑयल वो होता है, एक सूरजमुखी होता है, और ये तो है ही, लेकिन क्या कोल्ड प्रेस ऑयल फिर भी कंपैरेटिवली बाकी जो तेल होते हैं उससे बेहतर है? मैंने जैसा बोला सारे ऑयल लगभग सेम है। अपने को सभी जब सेम है। ऑयल लेते समय ये देखना है कि उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स का कंटेंट 0 होना चाहिए। ज़ीरो होना चाहिए। बाकी लगभग सारे क्वालिटी तेल, में घी, ऑयल सब हाँ सब सेम सेम ही ही है। है। अपने को ध्यान ये रखना है कि मात्रा कम से कम हो और रीफ्राई उसको हम कम ना से ही कम करें, करें। कम मात्रा में लें हाँ। और बचे हुए को डिस्कार्ड कर दें यदि ये ज़्यादा हो। यस यस यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब चूंकि ठंड का मौसम आने ही वाला है और हम उस टाइम पर बैठ के बात कर रहे हैं पॉडकास्ट पे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक पर साल भर ही जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमको अवॉइड करना चाहिए कि बहुत जल्दी उठकर ना जाएं, थोड़ा सा लेट जाएं, ठीक रहता है। क्या मैं सही सोच रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि क्या होता है जब बाहर का टेम्परेचर कम है जी तो पेरिफेरल वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, मतलब हमारी त्वचा और बाहर की जो आर्टरीज हैं जी वो हीट को कंजर्व करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, जी सिकुड़ जी जाती जी हैं। जी। जब वो सिकुड़ती हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट पे लोड पड़ता है। हाँ। तो एक नॉर्मल व्यक्ति तो फिर भी उसको टॉलरेट कर सकता है, बट जो ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट्स हैं, जो कंप्रोमाइज्ड है जिनका हार्ट, उन लोगों को एक्सट्रीम कोल्ड जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। यदि आपको मॉर्निंग में घूमने जाना ही है तो जब वेदर थोड़ा सा और वार्म हो जाए या सनलाइट आ जाए जी। और विद प्रॉपर वार्म क्लोथिंग्स तब जाना चाहिए। राइट राइट राइट। अभी जैसे ठंड का सीज़न आया है, उसके साथ साथ शादियों का सीज़न भी आया है, और हम लोगों ने बहुत बारी कई वीडियोस में देखा है कि डांस करते करते लोगों को अटैक्स आए हैं। क्या ये सच है? क्या उसको डांस से रिलेट करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। सो शादियों का सीज़न ज़रूर अटैक के लिए एक मैं कह सकता हूँ कि इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं जो मैं देखता हूँ। जी। उसका संबंध डांस से बिल्कुल भी नहीं है। उसका संबंध है स्ट्रेस लेवल से। अच्छा। शादी होती है, हाँ हाँ हाँ। 100-200 लोग इकट्ठे होते हैं। जी आपका रूटीन लाइफ है, आप उठे, अपना खाना खाया, काम पे गए, वापस आए। जब हम ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, ज़्यादा तरह की बातें होती हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज होती हैं, स्ट्रेस होता है, जी। तो दैट इज़ और काम मोस्ट। को लेकर भी कई बार शायद पॉसिबली। देखिए, यदि आपके घर में शादी है, हम्म। आपके बच्चे की शादी है, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जी। भाई की शादी है, बहन की शादी है, बच्चे कुछ की, भी हो, तो एक स्ट्रेस लेवल आपका निश्चित बढ़ता रूप से है। बढ़ ही जाता है। जी जी जी। तो वो जो स्ट्रेस है हम्म वो कारण है हार्ट अटैक की इंसिडेंसेस बढ़ने का ड्यूरिंग दिस वेडिंग सीजन, वेडिंग सीजन। ना कि डांस वगैरह। ये तो किसी की किस्मत ही खराब हो, वो डांस में चला गया, या तो कोई अभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने आया था, वो वहाँ उसको अटैक आ गया, किसी को सोते में आ गया, किसी को अपने क्लिनिक पे बैठा है चेयर पे। तो दिस इज ऑल कोइंसिडेंस। राइट। मेनोपॉज के बाद महिलाओं में हार्ट अटैक के खतरे बढ़ जाते हैं, क्या ये सच है? जी, ये तो साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट है, क्योंकि मेनोपॉज तक नेचर ने उनको प्रोटेक्शन दिया है। जो उनके हॉर्मोन्स रहते हैं जी। वो उनको कुछ हद तक प्रोटेक्ट करते हैं हार्ट अटैक से। हम्म। बट मेनोपॉज के बाद उनका जो हार्मोनल मिल्यू रहता है वो ऑलमोस्ट सेम मेल जैसा हो जाता है। जो साइक्लिक चेंजेस में होते हैं वो कम हो जाते हैं। जी। तो धीरे धीरे मेनोपॉज के बाद उनका जो हार्ट अटैक का रिस्क है इट अप्रोचेस टू मेन। क्या करें अगर ऐसा है तो उसके बाद क्या प्रिकॉशंस महिलाएं लें, पुरुष अपनी वाइफ्स को ध्यान में रखते हुए लें? रिस्क फैक्टर भी सेम ही है, चाहे जी। महिलाएं हों चाहे चाहे पुरुष हों, पुरुष हो। तो ध्यान भी सेम सिमिलर तरीके से रखना है। हाँ। महिलाओं के लिए कुछ अलग से नहीं है, ठीक है। जो कि कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट अटैक के, हार्ट डिसीजेस के। इसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, फिर आपका स्मोकिंग, फिजिकल एक्टिविटी, डाइट, ओबेसिटी, स्ट्रेस, ये दोनों में सिमिलरली एक्ट करते हैं। तो वही चीज़ जो पुरुष को करना है वही महिलाओं को दोनों भी को ध्यान करना है। रखनी पड़ेगी। यदि आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल में रखना है, कोलेस्ट्रॉल है तो उसको कंट्रोल में रखना है, स्ट्रेस कम से कम लेना है, वजन को कंट्रोल में रखना है, डाइट हेल्दी रखनी है। जी। जो हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर हैं उनको तो आप चेंज कर नहीं सकते। जी। सो महिलाओं में कुछ अलग से नहीं करना, जी। सेम। आपने कहा हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर जो है वो तो हैं ही, तो हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर से बचने के लिए जो मेडिसिन शुरू कर ली जाती हैं क्या वो ठीक है? हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर 2-3 तरह से हो सकते हैं।
सपोज आपके पेरेंट्स डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, या उनको हार्ट अटैक आया हुआ है, बाईपास हुआ है, एंजियोप्लास्टी हुआ है, या अर्ली एज में सडन डेथ हुई है, मतलब जिसका आपको मालूम नहीं कि किस वजह से हुई, प्रिज्यूम टू बी कार्डियक। एक होती है फैमिली हिस्ट्री, जैसे जो मैंने रिस्क फैक्टर बताया। एक होती है फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्री मैच्योर सीएडी, मतलब कि हार्ट अटैक हुआ है, या एंजियोप्लास्टी आई है, या हार्ट हुआ है, या बाईपास हुआ है, या हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई है, वो भी पुरुषों में, या मतलब फादर में 45 साल के पहले और मदर में 50 साल के पहले। तो ये ज़्यादा डेंजरस फैमिली हिस्ट्री है। राइट, ठीक है, साइंटिफिकली प्रूवन है जी। अब ख्याल कैसे रखना है, आपने को अर्ली डिटेक्शन, जैसे यदि डायबिटिक हैं पेरेंट्स तो आपको ईयरली या 6 मंथली अपना शुगर टेस्ट करना चाहिए जी। ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए रेगुलरली, कोलेस्ट्रॉल रेगुलरली चेक करना चाहिए। राइट, अब आप हेरिडिटरी तो चेंज कर नहीं सकते, जो है वो तो है जीन्स में तो है। तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन आपको एनवायरमेंटल फैक्टर्स में रखने हैं कि जो ऐड तो ना करें, कम से कम स्मोकिंग तो ना करें, शराब तो ना पिएं, अपना फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखें, स्ट्रेस कम से कम रखें, खाने पीने में बहुत ज़्यादा फैट या जो जंक फूड कंज्यूम ना करें जी। तो ये कर सकते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन के लिए चीज़ें जो डायग्नोस्टिक टेस्ट रहते हैं वो करें। एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कम से कम जो जितना कंट्रोल कर सकते हैं करें जी। और यदि सपोज आ गया है, आपको लगता है कि डायबिटीज़ आ गई है, ब्लड प्रेशर आ गया है, कोलेस्ट्रॉल है, तो उसका एक अपना जो क्वालिफाइड फिजिशियन हैं, डॉक्टर्स हैं, उसको लेके दवा ना लेने वाला जो एक माइंडसेट है ना इंडियंस में कि दवा भी शुरू हो जाएगी तो फिर लाइफ टाइम लेना पड़ेगा, ये बहुत ही डेट्रीमेंटल है। मतलब इसको कैसे लोगों के माइंडसेट से हटाएं, ये समझ में नहीं समझ में आता है। वो आयुर्वेद के चूरन ले लेंगे, कुछ भी कहीं से भी ओवर द काउंटर ड्रग ले लेंगे, लेकिन डॉक्टर ने लिखा है दवा जो प्रूवन है साइंटिफिकली, उसको लेने में उनको लगता है कि अरे अभी शुरू कर दी तो ये जीवन भर चलेगी। मैं बोलता है खाना भी तो जीवन भर ही खाते हो आप जी। तो यदि वो दवा से आपकी लाइफ बच रही है, एक समय था कि जब आपके पास एंटीबायोटिक्स नहीं थे, इन्फेक्शियस डिसीज से लोग चले जाते, दवा आने से फायदा हुआ जी, लोगों की लॉन्गेविटी बढ़ी। इसी तरह ब्लड प्रेशर की दवाएं हैं, डायबिटीज़ की दवा है, कोलेस्ट्रॉल की दवा है, और मोस्टली दे आर सेफ। बहुत ज़्यादा इनके ऐसे कुछ साइड इफेक्ट नहीं हैं, कुछ हैं भी तो मैनेजेबल हैं जी। तो उनको लेने से कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनसे परहेज नहीं करना चाहिए। जो आपके डॉक्टर सजेस्ट करें जी वो तो लेना चाहिए राइट। कई बार हम लोग देखते हैं लोग वीकेंड वॉरियर्स होते हैं। वीकेंड वॉरियर मतलब संडे आया तो किसी ने बोल दिया क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट खेलने सालों में एक बार निकल पड़े जोश के साथ, साइकिलिंग करने निकल पड़े जोश के साथ, महीनों में कभी एक बार, और फिर इतने इंटेंस साइकिलिंग कर रहे हैं, इतने इंटेंस क्रिकेट खेल रहे हैं कि वो एक रीज़न बन जाता है कई बार हार्ट डिसीज़ का, ये हार्ट अटैक का। क्या करें इससे में? हार्ट अटैक का रीज़न तो मैं नहीं कहूँगा एग्जैक्टली बन जाता है, बट हाँ आपको जो एक्टिविटी आप रेगुलर कर सकें वही आपको करना चाहिए। हाँ उसको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं, पर आपने साल भर कुछ भी नहीं किया या 6 महीने तक कुछ भी नहीं किया, सडनली आप एक दिन उठ के चले गए बहुत इंटेंस स्पोर्ट्स में या रनिंग में, तो वो तो सही नहीं है जी। हवाई जहाज़ की यात्राओं के दौरान भी ऐसा देखा जाता है कि कई बार जो पेशेंट्स होते हैं उनके साथ वहाँ पर हवाई यात्रा के दौरान कई बार रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में क्या करें, क्या प्रिकॉशंस रखें वो लोग? यूजुअली ऐसा नहीं होता है यदि मतलब स्टेबल कोई पेशेंट है जिसकी बैठने में चलने में कोई सांस नहीं फूलती है, कोई दर्द नहीं होता है, तो वो सेफली एयर ट्रेवल कर सकता है। अब जिसकी बैठने में ही सांस फूल रही है, लेटने में ही सांस फूल रही है, उसको आप हवाई जहाज में ले जाएंगे तो दिक्कत हो ही सकती है, कम होती है, सारी चीजें होती हैं राइट। अदरवाइज स्टेबल पेशेंट्स कोई भी हैं जो भले पुराने पेशेंट्स हैं जिनका एंजियोप्लास्टी हो चुका है, बाईपास हो चुका है, अटैक आ चुका है, बट वो अपनी डे टू डे एक्टिविटी नॉर्मली कर रहे हैं दवा के साथ जी, तो उनको एज सच एयर ट्रेवल में कोई समस्या नहीं आती राइट। एक मिथी है सर, नमक की बात करते हैं कि सफ़ेद नमक, सेंधा नमक, काला नमक, तो क्या सफ़ेद नमक से बाकी नमक बेहतर है? एक नमक भी ऐसी चीज़ है जिसको मतलब कल्प्रिट बना रखा है लोगों ने। अच्छा ऐसा हाँ, नमक कहते हैं कि सिर्फ 5% जो हाइपरटेंशन होते हैं वो सॉल्ट सेंसिटिव होते हैं,
ओके 95% में सॉल्ट से कोई लेना देना नहीं है। आप नॉर्मल सॉल्ट अपने डाइट में ले सकते हैं। किसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, जिसको हार्ट फेलियर बोलते हैं, हार्ट का पंपिंग कम है, उसमें हम लोग कई बार थोड़ा बहुत सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन करते हैं। बाकी नमक में तीनों में कोई फ़र्क नहीं है, सोडियम क्लोराइड है, तीनों लगभग सेम ही है। बल्कि जो अपना वाइट सॉल्ट है वो आयोडाइड रहता है, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा हेल्दी है लेने में। तो एक नॉर्मल अमाउंट सॉल्ट का अपन डाइट में ले सकते हैं। राइट। सो डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनके लिए जो मार्केट में सब्स्टिट्यूट हैं शुगर के जो मिलते हैं, क्या वो हार्ट के लिए ठीक है सब्स्टिट्यूट्स? यूजुअली ऐसा हार्ट पे तो कोई उनका शुगर फ्री का साइड इफेक्ट नहीं है, बट हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि जो इनको शुगर है या तो लो शुगर या विदाउट शुगर टी कॉफ़ी का अपना टेस्ट डेवलप कर लें। हाँ, धीरे धीरे आप शुगर छोड़ ही दें। धीरे धीरे शुगर छोड़ ही दें। यूजुअली कुछ माइनर साइड इफेक्ट उनके होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव इश्यूज या कुछ एलर्जिक रिएक्शंस या लॉन्ग टर्म में वेट गेन। और वेट गेन तो वैसे ही कहीं ना कहीं। अदरवाइज मॉडरेशन लिए जा सकता है यदि किसी का टेस्ट डेवलप नहीं हुआ। जी जी जी। पैकेड के जो फूड आते हैं, पैकेज्ड फूड, वो भी बहुत रिस्की होते हैं और उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो मेरे ख्याल से हार्ट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होती हैं। इसी के चलते हमने देखा बहुत छोटी एज में बच्चों को आजकल हार्ट अटैक आ रहे हैं, 10 साल, 8 साल, 9 साल। सही है? एक्चुअली 20s में मेजर हमने साइड हार्ट अटैक देखे हैं, 19 और 20 एज। इसके अलावा जो 10, 12, 15 साल के जो हार्ट अटैक बताते हैं, मुझे लगता है कि वो अनकन्फर्म डायग्नोसिस रहते हैं। वही मीडिया में क्या डेथ हो गई तो क्या निकल के आ रहा है, कुछ उसका इन डेप्थ नॉलेज तो हमको होता नहीं है, मालूम पता नहीं होता है। बट जहाँ तक पैकेज फूड की बात है तो डेफिनेटली सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि उनमें प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं जी। दूसरा जो उनमें फैट यूज़ करते हैं, अधिकांश जो होते हैं वो फ्राइड चीज़ें होती हैं, चिप्स हो गया, मतलब मैं एक चीज़ का नाम नहीं लूँगा, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनमें फैट यूज़ होता है, तली हुई चीज़ें होती हैं। वो किस एक तो मात्रा उसमें बहुत होती है, किस क्वालिटी का है ये हमको नहीं पता है ना। सो और बच्चे आजकल वही खा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं जी। तो हो सकता है यदि हम उनको फॉलो करें 10 ईयर डाउन द लाइन और हम 10 साल पुराने लोगों को देखें तो जो प्लाक वर्डन है, जो कोलेस्ट्रॉल वर्डन है या फैट वर्डन है, उनकी कॉर्नेज में हो सकता है हमको ज़्यादा मिले और निश्चित रूप से मिलेगा ज़्यादा। जब वो कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं तो मिलेगा ही सही। तो वो हमको निश्चित रूप से बच्चों को डिस्करेज करना ही है। पैकेज फूड, तली हुई चीज़ें, बाजार की प्रीफर्म, जो भी स्नैक्स लेना है आप जो खाते हैं बच्चे बाहर जाके आजकल, हाँ जो भी स्नैक्स आपको देना है या जो वो पसंद करते हैं, आप घर पे कुक करके देंगे तो उतना ही फैट जो आप यूज़ करेंगे या तेल यूज़ करेंगे वो उससे बेटर होगा। जी जी जी। कुछ फैमिलीज बाहर जाकर खाना पसंद करती है डाइनिंग के लिए, तो कैसे चूज़ करें कि वो जो भी हम लोग बाहर खा रहे हैं वो हार्ट फ्रेंडली हो? यहाँ भी मेरा सवाल वही है जी। कि ये एक क्या खाएं इससे ज़्यादा है कि हम कितना कम खाएं, कितनी कम बार खाएं। ठीक है हमने पैटर्न बना लिया कि हमको रोज ही स्विगी या जोमेटो करके घर पे बाहर का खाना खाना है, या हमको हर वीकेंड पे बाहर ही खाना है, या हमको पूरे संडे बाहर ही खाना है सुबह से लेके शाम तक। इसको हम लिमिट कर सकते हैं कि महीने में हम एक बार खाएं। राइट। और चूज हम ऐसे कर सकते हैं कि सिंपल सा फंडा है कि जो हम खा रहे हैं उसमें तेल की मात्रा कितनी यूज हुई है, ये हमारे हार्ट के लिए है। बाकी क्वालिटी के हिसाब से, हम हाइजीन के हिसाब से देखें, वो पेट के हिसाब से है। जितना जो भी हम खाएं वो हाइजीनिक खाएं जी। और हार्ट के लिए आप उसमें कितनी मात्रा तेल की है, कितना जो है वो फ्राइड फूड है और कितनी उसमें शुगर है जी, ये हमको ध्यान रखना। राइट। बिफोर वी रैप अप द शो, मैं बस एक चीज़ समझना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते। हार्ट अटैक आया है तो कैसे पहचाने कि ये हार्ट अटैक है और प्रिवेंशन के लिए क्या करें? हार्ट अटैक पहचानना बहुत सिंपल है। ऐसा दर्द जो आपको जीवन में कभी नहीं हुआ है पहले, सीने में दर्द, वैसा होता है। मतलब यदि हार्ट अटैक कोई रोज तो होता नहीं है। तो मुझे एक किस्सा याद आता है कि मेरे एक रिलेटिव ने फ़ोन किया कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है। तो मैंने किस तरह का पेन है? बोले यार ऐसा तो कभी पहले हुआ नहीं जिस तरह का हो रहा है। तो मैंने कहा फौरन हॉस्पिटल जाओ
और ईसीजी कराओ। सिंपल इट सा वाज एमआई, मतलब वो, अब यदि क्वालिटी या करेक्टर मेरे से पूछे तो इस तरह का होता है कि रेट्रोस्टेनल बोलते हैं उसको, पूरे सीने में दर्द होगा आपको। जी। दर्द की क्वालिटी ऐसी होगी जैसे किसी ने वजन रख दिया हो, भारीपन हम्म। वैसा लगेगा। उसके साथ साथ अनएक्सप्लेन्ड पर्सपिरेशन, मतलब आप एसी में बैठे हैं फिर भी आपको पसीना आ रहा है, हम्म। और एक सेंस ऑफ अनइजीनेस जो कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या कुछ तो ठीक नहीं लग रहा, आई एम नॉट जी। फीलिंग वेल, हम्म। दैट इज द टाइम दैट यू शुड मूव टू हॉस्पिटल। हम्म। फिर लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं कि यदि अटैक आया है तो ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये टैबलेट खा लो, वो टैबलेट खा लो। क्या खा सकते हैं, लोग बहुत पूछते हैं कि घर में हम ऐसा क्या रख लें कि अटैक आए तो। हाँ, एस्पिरिन रखने के लिए सजेस्ट भी किया जाता है। हाँ, एस्प्रिन आप 300 मिलीग्राम एस्प्रिन ले सकते हैं चबा के, वो भी जब आपको लगता है कि पेशेंट कॉन्शियस ओरिएंटेड है। ऐसा नहीं कि पेशेंट फेंट हो रहा है आप उसको मुंह में टैबलेट डाल रहे हैं, दैट विल बी डेट्रीमेंटल। और एक बहुत कॉमन मिथ है कि दर्द हो तो तुरंत सॉर्बिटेट की टैबलेट या जो आइसोडेल की टैबलेट अटैक के समय में नहीं देना चाहिए। कई बार जो इन्फियावॉल एमआई होता है उससे सडन से बीपी फॉल हो जाता है, तो वो टैबलेट भी नहीं देनी चाहिए। तो मैं यही बोलता हूँ, जब भी जो मेरे पेशेंट्स हैं, जो भी लोग पूछते हैं कि कभी ऐसा हो तब साहब दवा बता दो कि क्या हम घर पे कर सकते हैं। आप घर पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जाना चाहिए, इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए। नॉट ओनली डॉक्टर के पास, आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि कई बार आप ऐसी जगह गए जहाँ ईसीजी की सुविधा ही नहीं है, अब फिर वो उसने आपको दूसरी जगह भेजा, तो जो टाइम डिले होता है वो डेंजर होता है। हाँ, डेंजरस होता है, राइट। तो जो उसको बोलते हैं कि हार्ट इज मसल, टाइम इज मसल। तो जितनी जल्दी आप हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतना बेहतर होगा, उतना जान जाने का खतरा कि आप बच जाएं। अच्छा, एक चीज़ ये भी कही जाती है कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, आप ये फेस कर रहे हैं, यू शुड कॉल एम्बुलेंस रादर टेकिंग योर ओन व्हीकल। आप अपनी कार में जाएं या अपनी कर जाएं, कि आपको एम्बुलेंस से ही जाना चाहिए। सही है? बिल्कुल सही है। यदि पेशेंट आपको लग रहा है कि क्रिटिकल है, ज़्यादा दिक्कत है, तो रास्ते में कुछ भी दिक्कत आ सकती है एक्यूट एमआई में, हार्ट अटैक में, तो यदि एम्बुलेंस जल्दी आती है तो निश्चित रूप से एम्बुलेंस से ही जाना चाहिए। यूएस या बाहर सब जगह यही पैटर्न है कि आप जो भी एक नंबर रहता है एम्बुलेंस, उसको डायल करिए, उसका बहुत ही डेफिनेट टाइम रहता है कि इतनी देर में वो तुरंत आ जाएगी। तो उसमें जो ट्रांजिट का एक रिस्क रहता है, कभी आपको एरिथमिया हुआ, धड़कन खराब हुई, तो वो मैनेज उसमें हो सकती है। उसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह फैसिलिटीज़ वगैरह भी होती हैं, रीज़न। राइट। और क्या एक टाइम आपने बताया कि इतने टाइम पर आपके पास एम्बुलेंस पहुंच जाती है, वो टाइम जनरली क्या होता है? ये तो अलग अलग हो सकता है। हाँ, अलग अलग। ये तो जो कह सकते हैं लोकल प्रशासन का वो है कि उसके अकॉर्डिंग ऊपर नीचे हो सकता है। अर्लियर इज बेटर, जितनी जल्दी पहुंच सकते। राइट। कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, जैसे आजकल वो बोलते हैं कि हाँ, कि पिज्ज़ा की डिलीवरी का टाइम इतना है। इतना तो उससे बेहतर ही होना चाहिए, एम्बुलेंस पहुंचने का आइडियली तो उससे बेहतर ही होना चाहिए। राइट। बिफोर वी रैप अप द शो, जितने भी लोग इस वक्त फिलहाल अभी आपको देख रहे हैं, दिल को लेकर आप उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? हार्ट की बीमारी को लेकर दो चीज़ें होती हैं, एक तो बचाव कैसे करें, दूसरा हो गया तो उसका इलाज कैसे करें। जी। बचाव के बारे में तो हम बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं, जो रिस्क फैक्टर हैं, जी। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, आपका बॉडी वेट, एडिक्शंस, जी, प्रॉपर स्लीप, इसकी हमने चर्चा नहीं करी जी। प्रॉपर 7-8 घंटे की स्लीप होनी जरूरी चाहिए। है। हाँ। जितना कम से कम स्ट्रेस, तनाव हो जीवन में, उतना अच्छा। डाइट की हम बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। फिर दूसरी हमने एक छोटे रूप में बात करी थी कि लोगों में ट्रीटमेंट को लेके बहुत इनर्शिया होता है। हाँ। कि यदि हमको ब्लड प्रेशर आ गया या डायबिटीज़ हो गई या फॉर दैट मैटर हार्ट अटैक ही आ गया, तो ट्रीटमेंट को लेके लोगों में बड़ा शक या जो है इनर्शिया रहता है कि हमको नहीं करना है ऐसा। तो उसको गाइडलाइन बेस, आजकल हर आदमी पढ़ा लिखा है, गूगल पे भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो बेसिकली जो आपका क्वालिफाइड डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है, उसको आपको रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए, ना कि आपके अड़ोस पड़ोस वाले दोस्त जो जिनको नॉलेज नहीं है उस बारे में, जो कि आपको गलत सलाह दे रहे हैं। अब इसको एक बात से मैं समझाता हूँ आपको जी, कि आपको अटैक हुआ या फॉर दैट मैटर किसी को अटैक हुआ, उसके पड़ोसी ने कहा, उसने कहा डॉक्टर ने बोला है कि आपको ये दवाई खानी है रेगुलरली,
या किसी ने बोला कि आपको एंजियोप्लास्टी कराने की ज़रूरत है, या किसी ने बोला बाईपास कराने की ज़रूरत है। पड़ोसी बोल रहे साहब हम वो फलाने को तो अटैक आया था, उनने तो कुछ भी नहीं कराया, आज तक दवा भी नहीं खाते हैं, वो बढ़िया चल रहे हैं अभी तक। तो ये पॉसिबल है। 10 लोगों को होगा तो उसमें 5-6 लोग तो बिना दवा के भी ठीक चलते रहेंगे, और जो 3-4 लोग चले गए वो तो आपसे बोलने आएंगे नहीं कि मैं चला गया। तो ये सिलेक्शन बायस हो गया ना, जो बचा वो बता रहा है कि मैं तो ठीक हूँ, हाँ, लेकिन जो चला गया वो ये बताने नहीं आया कि देखो मैंने ट्रीटमेंट नहीं लिया था तो मैं चला गया। तो ये हमको समझना चाहिए जी। और आज के समय में यदि ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो उसको लेना चाहिए अपने बेनिफिट के लिए, उसको ताकि आप स्वस्थ रहें, और जो डैमेज हो गया वो तो हो गया, आगे कैसे उससे बचा जा सकता है और कैसे उससे दोबारा वो रिकर ना करे और आप दिक्कत में ना आए, तो उसके लिए एक गाइडलाइन बेस्ड ट्रीटमेंट जरूर लें। राइट। थैंक यू वेरी मच सर, यहाँ पर आने के लिए, इतनी सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई एम श्योर इसको सुनकर बहुत सारे जो मिथ हैं वो दिमाग के साफ होंगे और हार्ट को बेहतर रखने के लिए प्रयास ज़रूर किए जा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स सर।